गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो अकाउंट्स में अब नया चैप्टर शुरू करना है आज, ठीक है? सर मेरा टेस्ट चालू होगा। हाँ, अकाउंट्स का टेस्ट है सैटरडे को स्कूल में। अच्छा अकाउंट्स का टेस्ट है, किस चैप्टर का? यूनिट टेस्ट। किस चैप्टर का? डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और किस चीज़ का बता रही देख के। ये दोनों तो थ्योरी चैप्टर्स हैं। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल। ठीक है, और बस। और इकोनॉमिक्स में है। तो ये तो सारे ये देखिए, ये जितने भी चैप्टर्स आपने बताए अकाउंट्स में, ये सारे आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं, है ना? जो बेसिक्स में आपने पढ़े थे, है ना? जो शुरुआत से 10 से 12 क्लासेस आपकी लगी थी बेसिक्स में, उसमें आपने सारा कंटेंट कवर किया था ना। डबल एंट्री सिस्टम हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, आईएफआरएस हो, ठीक है? और भी जो दो चार टॉपिक्स आपने बताए चैप्टर्स, तो वो सभी आपने उसमें कवर किए थे ना। तो इसको रिवाइज करिएगा, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछिएगा। तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि जो हमने ना कवर किया हो, ये सब तो कवर किया हुआ है, ठीक? हाँ, अब और अभी को बताओ। इकोनॉमिक्स में है चैप्टर्स को उसमें बढ़ गए, उन्होंने 5 चैप्टर और बढ़ा दिए हैं, 15 तक कर दिए थ्योरी चैप्टर। इसमें एग्जाम के लिए। और यूनिट टेस्ट में कितना पूछ रही है? यूनिट टेस्ट में एक है चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर, और उसमें क्या बोलते हैं, एक और चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। स्ट्रक्चरल चेंजेस। भेजा मैंने आपको वो मैसेज। ठीक है, अकाउंट्स का तो कवर्ड है आपका। ये इको के जो दो चैप्टर्स है आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन, ये दोनों तो आप कर चुकी है ना इको में, ये दोनों हमारे हो चुके हैं, ठीक? ये कवर किया ना, ये वाला चैप्टर देखो बुक में किस नंबर पे है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, कौन सा चैप्टर नंबर है ये? बुक उठा के देखो जल्दी। बुक रखी है पास में? इंडेक्स नंबर नहीं हुआ है, और इंडेक्स नंबर शायद हो भी नहीं पाएगा मैम, क्योंकि इंडेक्स नंबर करने से पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर इंडेक्स नंबर कब है? इकोनॉमिक्स का टेस्ट कब है? चैप्टर किए थे। ये वाले चैप्टर का नंबर बताओ मुझे, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आप। नहीं हुआ। हाँ, 11 11। ये 11वां चैप्टर है? अच्छा, नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने 10 तक किए थे। ये मेरे ख्याल से करो तो है स्ट्रक्चरल चेंजेस। कौन सा था लिबरलाइजेशन वाला? एक चैप्टर कोई किया था, कौन सा था वो? हाँ तो वो इससे पहले वाला था, ये वाला नहीं था। अच्छा, वो 10 वाला था। वो 10 वाला चैप्टर कौन सा है? पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, तो 11वां चैप्टर ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? 11वें चैप्टर की फोटोज क्लिक करके भेजिए मैम। अभी अभी भेजिए जरा। अकाउंट्स तो सॉर्टेड है मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नंबर नहीं, कितना है आज? इकोनॉमिक्स का टेस्ट कौन सा दिन है? हाँ, बता रही हूँ।
बता रही। किस नंबर पे भेज रही है? इससे ना 6394 से। मतलब ऐसा चुन के आज तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो नहीं रखा। 11वां चैप्टर बिना बात के रख दिया उन्होंने। चलो देखो, ये ऐसा इकोनॉमिक्स का पेपर है ट्यूसडे को, अगले हफ्ते। ट्यूसडे को है। चलो चैप्टर भेजो, फिर यही पढ़ना पड़ेगा ना। ये तो हम लोग कवर कर लेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा, बट इंडेक्स नंबर ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही अभी बचे हुए हैं। ये अगर हम करना शुरू करें, क्योंकि मीन मीडियन मोड चल रहा है, मीन मीडियन मोड या तो रोक दें। ये चैप्टर भेजो, देखे कितना लंबा है, पूरा भेजो 11th वाला। है तो लंबा है चैप्टर बहुत। हाँ, सर, ये चैप्टर 19 पेजेस का है पूरा। हेलो, एक सेकंड। देखो, दो में से एक ऑप्शन है, ये दोनों ही चैप्टर आपके पेंडिंग है, 11th भी और 19th, ये इंडेक्स नंबर भी। या तो इंडेक्स नंबर पढ़ लो, या तो 11th पढ़ लो। ठीक है, ट्यूसडे ट्यूसडे को टेस्ट है, तो ऑब्वियसली मंडे तक पढ़ना है ना। क्लासेस कितनी है हमारे पास? अगर हम अकाउंट्स इस समय पढ़ना रोक दें, अकाउंट्स इस समय पढ़ना रोक दे, तो हमारे पास कितने दिन है? इधर हफ्ते की 4 क्लासेस है और उधर एक क्लास है, तो दो में से एक ही संडे चैप्टर। भी है। हाँ, अच्छा, संडे हटा के। हाँ संडे थोड़ी है। तो 5 क्लासें हैं तो 5 क्लासों में कोई एक ही चैप्टर इन दोनों में से हो पाएगा। इंडेक्स नंबर भी एक बड़ा चैप्टर है, और 11th चैप्टर भी आप बता रही हो 19 पेजेस का है। ठीक है, तो बताओ क्या पढ़ना है, इंडेक्स नंबर करवा दें कि तो
इंडेक्स नंबर छोटा है क्या? नहीं, छोटा तो नहीं है, बट इंडेक्स नंबर कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर भी फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि अगर मेन इंडियन मोड पढ़े हो पाएगा वो चैप्टर? हो जाएगा। फॉर्मूलों के हिसाब से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और फॉर्मूलों के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। हमें लगता है हो जाएगा। क्या आपको लगता है हो जाएगा? आपको भी लगना चाहिए हो जाएगा। देखो, मीन मीडियन मोड से ज्यादा मीन मीडियन मोड का अगर कोरिलेशन, रिग्रेशन या डिस्पर्जन वो लोग पूछते हैं आपके पेपर में, तो ज्यादा यूज होता मीन मीडियन मोड का। बट इंडेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो कि जिसके जो फॉर्मूले होते हैं वो मीन मीडियन मोड से काफी हट के फॉर्मूले हैं। तो इसके लिए आपको अलग फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इंडेक्स नंबर के लिए। जो मीन मीडियन मोड में फॉर्मूले पढ़े हैं उससे मतलब नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेपरेट मान के चलो इसको। तो इसके लिए या तो हम ये कवर कर लें और या तो फिर हम लोग अपना वो चैप्टर कर लेते हैं। जैसे बताओ। हो सकता है मीन मीडियन मोड भी थोड़ा रोकना पड़ जाए इसके चक्कर में। हेलो। सर 2 मिनट में बता रही हूँ सोच के। सोचिए। मेरे हिसाब से चैप्टर 11 आप खुद एफर्ट डालेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए घर पे रीड मार के, ठीक है। उसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो मतलब वो सेल्फ स्टडी करके आप फिर भी उसकी तैयारी कर सकती हैं। इंडेक्स नंबर की आप सेल्फ स्टडी से तैयारी नहीं कर सकती ना, तो इंडेक्स नंबर ही पढ़ना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। सर अगर आप थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़ा दें तो? हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों चैप्टर पढ़ा दे तो? थोड़ा थोड़ा कैसे होगा? इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं, देखते हैं कितने दिन में खत्म हो पाता है ये, ठीक है। अब मतलब इसको शुरू करें तो कंप्लीट तो पढ़ेंगे ही। जैसे वो थ्योरी वाला चैप्टर, हम्म वो उसका आप मुझे अभी टेस्ट के पर्पज से बेसिक पॉइंट्स बता दीजिए, बेसिक टॉपिक्स जो लगता है कि आपको आ सकते हैं टेस्ट में। बाकी का वो चैप्टर बाद में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा कर लेते हैं। लेकिन वो तो हम लोग, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप अभी से उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या पढ़ लूं मतलब? अभी से आप उसको मतलब घर पे थोड़ी सेल्फ स्टडी करना उस चैप्टर की शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, ठीक है। तब तक हम लोग इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जब हम लोग को वो चैप्टर का पूरा अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है पूरा चैप्टर, अभी सिर्फ बेसिक पॉइंट्स देखने हैं, तो पहले वो चैप्टर करना चाहिए ना? किसको? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। इंडेक्स नंबर पहले इसको खत्म कर लेते हैं। वो वाला खत्म कर लेते हैं पहले, वो छोटा नहीं और जल्दी हो जाएगा। नहीं, छोटा नहीं है, वो लंबा है, ठीक है। लंबा तो है लेकिन हम लोग को सारा पढ़ना नहीं है ना। हाँ,
सारा पढ़ना नहीं है, लेकिन मैम हमें अगर हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो मैं क्या बता दूं आपको इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आप अपने आप पढ़ लेंगे क्या? नहीं, आप ही बता और दीजिए। अगर मुझे थोड़ा बहुत समझाना है तो मुझे 2-3 दिन 2 दिन तो लगेंगे ही कम से कम इसके ऊपर, है ना? हम्म। तो 2 दिन इसके ऊपर लगाने से अच्छा है पहले इंडेक्स नंबर खत्म कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक है, पढ़ाना भी है, समझाना भी है, और फिर प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है? ठीक है, आप पढ़ा दीजिए, लेकिन सर वो वाला चैप्टर भी समझा दीजिएगा थोड़ा। हाँ, वो समझा देंगे थोड़ा। हम्म। और इसीलिए और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इस चैप्टर को तो आप बिना मेरी हेल्प के नहीं कर सकती हो ना। उस चैप्टर में आप फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी आप अभी से शुरू कर सकती हो, ठीक है? जैसे लिबरलाइजेशन वगैरह का मीनिंग समझो, प्राइवेटाइजेशन वगैरह का मीनिंग समझो, यही चीजें है उसमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं तीनों के, यही तीनों चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, और इन्हीं तीनों के जो आपको इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब चीजें दे रखी होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? तो यही 3 टॉपिक्स आपको बेसिकली इसमें पढ़ने होंगे चैप्टर 11 में। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के मतलब, तीनों के इंपॉर्टेंस, तीनों के डिसएडवांटेज, तीनों के एडवांटेज सब पढ़ने पड़ेंगे, और इसको करने के लिए 2 से 3 दिन जाएगा ही जाएगा, ठीक है? हर हाल में। इसीलिए पहले 2 से 3 दिन हर हाल में जाना ही जाना है। तो हम लोग इसके ऊपर टाइम लगाए, उससे अच्छा है कि इंडेक्स नंबर पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो आप थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ पढ़ते ही चलिए। मैं आपको यहाँ इंडेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, आप अपना घर पे उसको पढ़िएगा, ठीक है? देखती हूँ सर, क्योंकि आज ही नोटिस मिली है यूनिट टेस्ट की और कल से यूनिट टेस्ट है। अचानक से उन्होंने एक दिन पहले बस बताया है स्कूल में। हाँ, तो जैसे 2 पेज 4 पेज करके उस चैप्टर को पढ़िए। जो भी डाउट होता है पूछिएगा, जो दिक्कत होगी दिक्कत होगी आप बताइएगा, ठीक है? वो डिस्कस कर लिया जाएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो भी समय बचेगा, हम 11th चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है? और 11th चैप्टर में देख लिया जाएगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी जाएंगी। पूरा कवर करने पे नहीं जाएंगे, पूरा कवर करने में उसको 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? बस 1 सेकंड आ रहे हैं मैम।
सर इंडेक्स नंबर की फ़ोटो चाहिए आपको? हेलो। हेलो। कैसा? हेलो। हेलो। जी मैम। सर आपको फ़ोटो चाहिए इस चैप्टर के इंडेक्स नंबर? क्यों? पूछ रही हूँ, चाहिए फ़ोटो? अच्छा, भेज दो, सही रहेगा वैसे, क्योंकि आपके कोर्स में ये कंप्लीट चैप्टर नहीं होगा ना, जितना ग्रेजुएशन वालों के में होता है उससे कम ही होगा। ये असल में ये जो चैप्टर है ये ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन आईएससी के सिलेबस में बेफालतू में डाला गया है। तो आपके लेवल पे कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं वो आप सेंड ही कर दीजिए। प्राइस क्वालिटी ए का चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसको। और इंडेक्स नंबर होता क्या है मैम? इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसा टूल है। इंडेक्स नंबर जो है वो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए? इसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। किस लिए यूज किया जाता है? फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है जिसको यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। इन्फ्लेशन आप जानती है क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? मैंने कहा साल 2012 में प्याज का दाम था 40 रुपए। ठीक है। और साल 2021 में हो गया है, जैसे मान लो 80 रुपए हो गया है। ठीक है। तो प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? ठीक है। इस चीज को अगर हमें मेजर करना है, इस चीज की हमें एनालिसिस करनी है, तो इस चीज को मेजर करने में कौन मदद करेगा? हमें इंडेक्स नंबर मदद करेगा। ठीक है। ओके। इंडेक्स नंबर क्या करता है? इट मेजर्स इंडेक्स नंबर मेजर करता है आपका चेंजेस इन प्राइसेस। क्या मेजर करता है? चेंज इन प्राइस, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया प्राइस के चेंज को मेजर करता है। अब क्योंकि प्राइस के चेंज को ये मेजर कर रहा है, प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है क्वांटिटी। ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में सीखा ही था कि प्राइस और क्वांटिटी एक साथ आपस में रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स नंबर है वो आपका क्वांटिटी को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। इंडेक्स नंबर जो है वो आपका क्वांटिटी को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। उसमें भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी मेजर कर सकता है। और उसके साथ साथ तीसरी चीज, ये सर्टेन और वैल्यूज को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि पर यूनिट प्राइस, पर रुपी क्वांटिटी, ऐसी चीजें। ठीक है। लेकिन प्राइमरली मैं देखूं तो इंडेक्स नंबर सिर्फ दो चीजों को इफेक्ट करेगा। कौन कौन सी? प्राइस और क्वांटिटी। इन दोनों में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनको आप मेजर कर सकती हो किसकी मदद से? इंडेक्स नंबर की मदद से। ठीक है। इंडेक्स नंबर में की मदद से आप क्या कर सकती हो? प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मेजर कर सकती हो। सो इंडेक्स नंबर क्या है? एक टूल है फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। चलो, बेसिक्स तो मैम आपको भी वही पढ़ने हैं जो ग्रेजुएशन वालों को पढ़ने होते हैं। ठीक है। बेसिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले वही देखने पड़ेंगे। ये है कि आपके लेवल पे हो सकता है न्यूमेरिकल्स उतने ना हो जितने ग्रेजुएशन वालों के में होते हैं इंडेक्स नंबर के। तो
अगर मैं मीनिंग लिखने की कोशिश करूं तो इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होगा? इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजिंग वैल्यूज ऑफ प्राइसेस। यानी इंडेक्स नंबर क्या करता है? चेंजिंग वैल्यूज ऑफ प्राइसेस को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटीज को रिकॉर्ड करता है, और साथ ही साथ वैल्यूज जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर रही हैं। ठीक है, ये आपका इंडेक्स नंबर का मीनिंग हो गया। चलो, अब इंडेक्स नंबर क्या होता है ना मैम, एक तरीके से ये एक एवरेज होता है, ये एक रेशियो होता है किसका? कुछ रेशियोज के। क्या कर रही हो मम्मी? ठीक है, इंडेक्स नंबर को यह भी कहा जाता है कि इंडेक्स नंबर इज द रेशियो। हो गया मैम, सेंड कर दिया आपने? और एन एवरेज ऑफ रेशियोज। इसका क्या मतलब हुआ? इंडेक्स नंबर एक रेशियो होता है। रेशियो कैसे होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला आप अभी देखेंगे ना, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, इंडेक्स नंबर निकालने का, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। अब आप कहेंगे सर बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? वो आपको क्वेश्चन बताया करेगा कि बेस ईयर किसको लेना है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर को आपको डिवाइड करना है किससे? वैल्यू ऑफ बेस ईयर से। तो अब मुझे ये बताओ, 2 डिवाइड बाय 5 ये एक रेशियो ही तो होता है, तो उसी तरह वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर, ये भी तो एक रेशियो हुआ। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? एक रेशियो कहा जाता है, या फिर एक एवरेज कहा जाता है। किस चीजों का? रेशियोज का। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप करंट ईयर और बेस ईयर की वैल्यूज को क्या कर रही हो? डिवाइड कर रही हो, उनका रेशियो बना रही हो। इसी वजह से इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? रेशियो कहा जाता है। किस चीज का? करंट ईयर रेशियो कहा जाता है, करंट ईयर और बेस ईयर की वैल्यूज का रेशियो यहां किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है मैम? तो इंडेक्स नंबर क्या है? रेशियो है, और एन एवरेज ऑफ रेशियोज है। चलो, चलो, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर ही ली है कि क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करूं तो 3 तरीके के आपके इंडेक्स नंबर जैसे कि बुक में दे रखा है होते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मैंने क्या बताया आपको? प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये रिकॉर्ड करेगा चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी की प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, कमोडिटी की प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज को ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये कैसे रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ मैम, तो ये हमारा चेंजेस इन प्राइसेस को रिकॉर्ड करेगा, हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कैसे रिकॉर्ड करेगा? फुल चैप्टर भेज दिया आपको पिक। ओके, ठीक है मैम, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो होगा नहीं कंप्लीट। ठीक है,
लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स कम हुए, इतने ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में नहीं हुए, तो ये चैप्टर हो सकता है कल परसों में खत्म हो जाए। ठीक है, मीन मीडियन मोड को हम इस समय थोड़ा ब्रेक दे देंगे। आपको मीन समझ में आ ही गया है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों सीरीज में कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया है ना। इसके बाद हमें मीडियन समझना होगा, तो मीडियन हम लोग कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो आपका रिकॉर्ड करता है चेंजेस इन प्राइसेस की, प्राइस आपका कितना चेंज हो रहा है इकोनॉमी में। तो यानी ये क्या रिकॉर्ड करेगा कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, आप कंपैरिजन किसके बीच करोगी, एक बेस ईयर लोगे, कुछ ना कोई भी बेस ईयर होगा जो क्वेश्चन कहेगा, तो एक बेस ईयर लोगे, जैसे कि मान लो 2002, 2002 के हिसाब से 2002 में जो प्राइसेस थे किसी भी एक गुट के, और आज 2021 में जो प्राइसेस है किसी भी एक गुट के, उनका आप कंपैरिजन कर रही हो, उनका आप तुलना कर रही हो, तो ये क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर है। ऐसा आप कहां करती हो, प्राइस इंडेक्स नंबर में। सेकंड क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा मैम, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आप क्या तुलना करोगी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आप तुलना करोगी कि एक सर्टेन पैसे खर्च करके, एक सर्टेन रुपए कर करके, मान लो 100 रुपए खर्च करके आप एक गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद सकती हो आज के टाइम में, करंट ईयर में। और हमारा जो बेस ईयर था, बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, बेस ईयर जो कोई भी था, जैसे कि 2002 ही हम लेके चल रहे हैं, लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये क्वेश्चन बताएगा हमें बेस ईयर क्या लेना है। ठीक है, तो वो बेस ईयर के हिसाब से हमारे करंट ईयर में हम कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी में उस गुड की। जैसे कि 2002 में 100 रुपए में हम 10 किलो प्याज खरीद सकते थे। ठीक है, हमने कहा 100 रुपए में हम 2002 में 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज खरीद सकते थे। तो आजकल के टाइम में कितना खरीद पा रहे हैं, 5 किलो आलू खरीद, 5 किलो प्याज खरीद पा रहे हैं। ठीक है, आजकल के टाइम पे हम कितना खरीद पा रहे हैं, 5 किलो प्याज खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो यानी सर क्या यहां पे हमें रिलेशनशिप किस तरीके से देखनी है कि करंट ईयर में जो वैल्यू है उसका रिलेशन देखना है एक बेस ईयर से, करंट ईयर की वैल्यूज का रिलेशनशिप देखना है बेस ईयर की रिलेशनशिप से, है ना। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। और लास्ट क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है मैम कि वैल्यू तब निकलती है जब आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर मैंने कहा प्राइस ऑफ प्याज का प्राइस है 20 रुपए किलो और मैं खरीदता हूं 5 किलो प्याज, तो मैंने कितने टोटल वैल्यू के गुड्स खरीदे हैं, 100 रुपए के। मैंने टोटल 100 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, मैंने टोटल 100 रुपए के प्याज खरीदे हैं। तो यानी वैल्यू का क्या मतलब है, जो आपका प्राइस और जो आपकी क्वांटिटी उनका मल्टीप्लीकेशन वैल्यू होता है। तो वैल्यू अगर आप इसका कंपैरिजन कर रही हो तो ये कैसे होगा, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो ये क्या मेजर करेगा, ये आपका वैल्यू बेस्ड इंडेक्स मेजर करेगा। ठीक है, ओके। तो ये 3 टाइप के आपके इंडेक्स नंबर होते हैं। तो ये हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग लगेगा। यस मैम, फिलहाल तो मेथड्स जो होते हैं वो ये नहीं है, मेथड्स तो 2 तरीके के होते हैं, एक सेकंड बता रहे हैं।
हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैम, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होगा। अभी हम मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, कि कितने तरीके से इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, उससे क्लियर होगा ये। ठीक है, चलो पहले फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडेक्स ये नंबर की। मेथड नहीं है। हाँ, ये मेथड नहीं है। ये मेथड्स नहीं है, टाइप्स है कि इंडेक्स नंबर कितने तरीके का होता है। ये मेथड्स नहीं है। ठीक है, ओके। चलो तो अब बात की जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर की। एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका कि मेजर्स रिलेटिव चेंज। ठीक है, रिलेटिव चेंज को मेजर करता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशियो। ठीक है, इन अ रेशियो चेंजेस को मेजर कर रहा है। तो सही बात है कि नहीं? मैंने आपको तीनों इंडेक्स नंबर में बताया कि हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर के प्राइस, करंट बेस ईयर की प्राइस को डिवाइड करके देख रहे हैं, रेशियो निकाल के देख रहे हैं उनका। ठीक है, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की क्वांटिटी का रेशियो निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, करंट ईयर की वैल्यू और बेस ईयर की वैल्यू का रेशियो निकाल के देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हम रिलेटिव चेंज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इन अ रेशियो चेंज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि हम चीजों को एज अ रेशियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ठीक, चलो आगे। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, कि इंडेक्स नंबर क्वांटिटेटिव चेंजेस को ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करता। क्वांटिटेटिव यानी जिन चीजों को आप मेजर कर सकती हो ना, केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है, किसी भी चीज की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकता। यानी प्राइसेस, किसी जैसे प्याज है, प्याज के प्राइसेस कितने चेंज हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, ये रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट हुए। लेकिन प्याज कितना अच्छा है, कितनी अच्छी उसकी पैदावार हुई है, ये सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगला। तीसरा है मेजर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पे जो चेंजेस हम मेजर कर रहे हैं ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। तो अभी मैंने अपने एग्जांपल में आपको बताया कि हमारा बेस मैंने लिया था 2022 और मेरा करंट ईयर 2021 है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर कर रहे हैं ना चेंजेस को। तो ये हमारा थर्ड फीचर हुआ। ठीक, चलो। ओके। चौथा है स्पेशलाइज्ड एवरेज है। ये एक तरीके का एवरेज है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी इसकी लिखवाई थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो इंडेक्स नंबर होता है वो एक तरीके का रेशियो होता है, या एवरेज होता है रेशियोज का। एवरेज होता है या एवरेज होता है रेशियो होता है, या फिर एवरेजेस होता है रेशियो का। तो एवरेज का मतलब आप जानती है क्या होता है? मीन। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है? खुद में रेशियो होता है, जैसे कि करंट ईयर अपॉन बेस ईयर करके हमने बनाया, रेशियो होता है ये। ठीक है, नहीं तो ये दो रेशियोज का एवरेज होता है। दो रेशियोज का एवरेज कैसे? जैसे दो वैल्यूज इसके अंदर कंबाइंड होती है, जैसे कि वैल्यू बेस्ड वाला जो इंडेक्स नंबर नहीं है, उसके अंदर क्या है? प्राइस बेस्ड इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी बेस्ड इंडेक्स नंबर कंबाइंड है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो बनता है वैल्यू। इसीलिए दो रेशियोज का एवरेज हो सकता है एक इंडेक्स नंबर। ठीक है, और इसके सर्टेन फॉर्मूलाज भी होते हैं। इंडेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूले भी ऐसे होते हैं जिसमें आप एवरेज करके उसके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करती हो। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं इंडेक्स नंबर के जिनमें आप एवरेज करके, ठीक है, एवरेज कैसे होता है? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, ऐसे करके आप क्या करती हो? ऐसे ही एवरेज करके आप उनको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करती हो। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट है केपेबल ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। ठीक है,
चेंजेस को एक सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक सर्टेन डिग्री में मेजर कर पाना संभव होता है किससे? इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है, कि कितना डिग्री में कितना डिग्री चेंज आ रहा है आपकी प्राइस में, कितना डिग्री चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, कितना डिग्री चेंज आ रहा है वैल्यू में, ये सब चीजें आप क्या कर सकती हो? इंडेक्स नंबर के थ्रू मेजर कर सकती हो। ठीक, चलो आगे दिया है यूजेस या पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी क्या जरूरत है इंडेक्स नंबर की। तो पहला है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस हिसाब से अकर कर रही है, किस डिग्री कितनी अच्छे से अकर कर रही है, ये कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? जिस हिसाब से आपका इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। मैंने आपको पहले ही बताया इंडेक्स नंबर इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक टूल है, तो इसीलिए हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को जरूर मेजर करते हैं, के आधार पे इसको मेजर करते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? हर साल महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही होती है, इसको मेजर करता है सर्टेन न्यूमेरिकल फिगर्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसके आधार पर इंडेक्स नंबर को मेजर किया जाता है। ठीक, CLI कह रहे हैं, CII। ठीक, तो CII क्या है? CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा न्यूमेरिकल फिगर है जिस जो कि कैसे आता है? जो कि आता है हमारे जो समाज में महंगाई बढ़ रही है वो किस हिसाब से बढ़ रही है उसके आधार पे आता है। ठीक है, चलो ओके। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी, कि ये हेल्प करता है। मैम ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जरा पढ़ लीजिए, एक सेकंड। हेलो जी। हाँ, नहीं मैंने तो नहीं किया था। हाँ मैंने हाँ मैंने इंक्वायरी की थी, बट वो मैंने अभी कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था मिनिमम 10 किलो आप लोग ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे एक दो किलो आप दे नहीं सकते। तो मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि कैसे 10 किलो का किया जाए, मतलब कुछ लोगों को मिलाना पड़ेगा तब दे पाएंगे। हाँ, तो मुझे तो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए थे ना, तो एक दो किलो भी सफिशिएंट था हमारे लिए, बट वो है ना कि 10 किलो लेके करेंगे क्या, तो फिर मतलब 4-5 लोग, तो या तो फिर जैसे 4-5 लोग मिलेंगे तब फिर हम लोग तो फिर बताते हैं आपको, ऑर्डर करते हैं। हाँ मतलब, हाँ हाँ, प्लास्टिक के डिब्बे में आधा किलो। हेलो। हम्म। हाँ मैम, ये आपको समझ में आया मेजरमेंट ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है कि आपकी परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, कि आपके हाथ में कितना पैसा है कि आप कमोडिटीज खरीद सको। ठीक है, कमोडिटीज खरीदने के लिए, प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आपके पास कितना हाथ में पैसा है, आपकी परचेसिंग पावर ऑफ मनी कितनी है। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपए जेब में है, ठीक है, तो आपकी परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हुई, और अगर आपके पास 1000 रुपए जेब में है तो आपकी परचेसिंग पावर ऑफ मनी ज्यादा हुई। ठीक है, तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या है कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है कि आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीद सको। ठीक है, तो इसको भी मेजर करने में हेल्प करता है इंडेक्स नंबर। थर्ड, यूजफुल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग बाय स्टडिंग। हाँ,
इकोनॉमिक प्लानिंग को हेल्प करने में, स्टडी करने में हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन वगैरह को मेजर कर रहा है। और इन्फ्लेशन इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग सरकार करती है, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग सरकार करती है, उसमें वो क्या करती है कि कोशिश करती है, सरकार कोशिश करती है कि आपका जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग वो कर रही है, वो यूजफुल इन्फ्लेशन ना के बराबर अकर करे। ठीक है, मतलब ये तो नहीं होता है कि इन्फ्लेशन ना ही अकर करे, क्योंकि ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन ज्यादा ना अकर करे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े इन्फ्लेशन की वजह से सोसाइटी में। तो इन्फ्लेशन किस हिसाब से आकर कर रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग में सरकार ने कितना एस्टिमेट किया, जैसे सरकार ने एक्सपेक्ट किया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 1% का इन्फ्लेशन होगा, मतलब पिछले साल जो दाम थे गुड्स एंड सर्विसेज के, उससे 1% राइज आएगा, उससे 1% ज्यादा कीमत होगी इस साल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो सरकार ने एस्टिमेट किया 1%, लेकिन एक्चुअल में अगर किया 4% की महंगाई, 4% गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़े हैं। ठीक है, तो ये बात इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करेगा मदद जानने में कि एक्चुअल में सरकार की एस्टिमेट से, सरकार की इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से 3% ज्यादा का यहां पे इन्फ्लेशन आया है इकोनॉमी में। ठीक, चलो मेरे ख्याल से आज थ्योरी वाले ही पार्ट हो पाएगा अपना। ठीक, न्यूमेरिकल्स वाला कल से शुरू करेंगे। बट जो कि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा पेजेस नहीं भेजे हैं मुझे। ठीक है, आपने पेजेस कोई बहुत ज्यादा भेजे नहीं है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में नहीं है, तो शायद सब केवल और केवल आपका 2-4 फॉर्मूले पढ़ के ही काम हो जाएगा आपका इंडेक्स नंबर का। ठीक है, असल में इस चैप्टर में 12 से 14 न्यूमेरिकल्स होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल और सीए लेवल पे 12 से 14 नंबर के 14 न्यूमेरिकल्स होते हैं, और वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर्स पढ़ता है ये ग्रेजुएशन और सीए वालों के लिए, इंडेक्स नंबर। ठीक, लेकिन सही है, आपके लेवल पे अगर कम ही न्यूमेरिकल्स रखे हैं, 2 ही 4 न्यूमेरिकल्स के ऊपर रखा है, तो आसान है, सही है, अच्छा है, स्कोरिंग बन गया ये चैप्टर। ठीक है, आप इससे स्कोर कर सकती हो, क्योंकि इसके फॉर्मूले याद करने में इतना टफ नहीं पड़ता। अगला अगला है यूजफुल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को ये मदद करेगा उनकी डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट को मदद करेगा डिसीजन मेकिंग में। इन्फ्लेशन वगैरह कैसे आकर कर रहा है, ये चीज आप मेजर कर रही है, प्राइस वगैरह में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी वगैरह में कितना चेंज आ रहा है, ये चीज आप मेजर कर रही है। तो ये सब डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो बिजनेसेस के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनीज है, उनके पास जा रहा है ना, तो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, पांचवा है यूजफुल फॉर इनकम एंड वेजेस पॉलिसीज। तो इनकम की पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए कि इनकम किस हिसाब से आपको रिकॉर्ड करनी है, वेजेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी है लेबर्स को, इन सब डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फोर्थ पॉइंट का मतलब फोर्थ पॉइंट को का एक कंटिन्यूएशन ही है कि मैनेजमेंट को ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, छठा है यूजफुल फॉर ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसीज क्या है मैम? पहले तो ट्रेड पॉलिटिक्स होती क्या, ये पता है आपको? ट्रेड पॉलिटिक्स? ट्रेड यूनियंस के बारे में सुना है, क्या होते हैं? हाँ सुना तो है। क्या होते हैं? पता नहीं। पता नहीं? अरे अनिल कपूर की एक पिक्चर आई थी मैम, उसमें याद है वो मजदूर बना था। ठीक है, पुरानी पिक्चर है थोड़ी, वो आपने देखी है जिसमें वो मजदूर बना होता है। ठीक है, और फिर अपनी मालकिन वो अपने बॉस की लड़की से शादी कर लेता है। ठीक, और फिर खुद ही बॉस बन जाता है उस फैक्ट्री का। सही बात है, या ऐसी मूवी देखी है कि नहीं? ये एक मूवी थी शायद, बहुत पुरानी मूवी है ये, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट मुझे हल्की फुल्की स्टोरी याद है यहाँ पे उसकी। तो अनिल कपूर क्या होता है, वो एक तरीके से मजदूर ही होता है उस फैक्ट्री का। ठीक है,
जिसमें वो काम करता है। अब वो उस फैक्ट्री में क्या करता है, जितने भी मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, उन सबको साथ में लेता है और एक तरीके से उनकी यूनियन बना देता है। ठीक है, एक ग्रुप बना लेता है। ठीक, ये किस लिए बनाता है, ताकि अपने मालिक से जो भी बातें मनवानी होंगी, जो भी उनसे डीलिंग्स करनी होंगी, उसमें आसानी रहेगी। क्योंकि एक एक बंदा अगर जाएगा, मालिक से बात करने के लिए और उनसे कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उनको मालिक क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं कि जाओ यहां से, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी सैलरी क्यों बढ़ाए, तुम्हारी सैलरी हम नहीं बढ़ाएंगे, जितना मिल रहा है उतना लो। लेकिन अगर यही बात एक यूनियन के साथ कलेक्टिवली पूरा ग्रुप बोले, तो मालिक को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो ये ट्रेड यूनियन क्या होता है कि एक तरीके से जो मजदूर काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, जो उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन कहते हैं। उनका जो लीडर होता है वही सारी डीलिंग्स करता है, किससे, बिजनेस के मालिक वगैरह से। ठीक है, और कोशिश करता है कि उनको मनाए वर्कर्स के हित के लिए कोई डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, चलो, तो ये ट्रेड यूनियंस के लिए ये इंडेक्स नंबर कैसे हेल्पफुल है कि इन्फ्लेशन वगैरह को आप रिकॉर्ड कर रही है, प्राइस क्वांटिटी चेंज, इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही है, तो ये इंफॉर्मेशन बिजनेसेस के लिए जैसे हेल्पफुल है, ट्रेड यूनियंस के लिए भी तो हेल्पफुल है। इनको भी पता चल रहा है महंगाई वगैरह किस हिसाब से चल रही है, और बिजनेस को उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और जितना बिजनेस का फायदा बढ़ रहा है, उस फायदे को कहीं ना कहीं ये लोग भी यूटिलाइज करना चाहेंगे, है ना, ताकि इनकी भी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए। तो इसलिए ये ट्रेड यूनियंस वगैरह के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट है यूजफुल डिफ्लेटर। यूजफुल डिफ्लेटर क्या है मैम? क्या है? यूजफुल डिफ्लेटर क्या है? डिफ्लेशन आप पढ़ेंगे उसमें 12वीं में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो डिफ्लेशन क्या होता है कि जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तो सरकार कोशिश करती है किसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज के दामों को नीचे लाया जाए, किसी तरह ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको डिफ्लेट किया जाए इकोनॉमी से। ठीक है, किसी तरह जो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको डिफ्लेट किया जाए। तो उसको डिफ्लेट कैसे किया जा सकता है? उसको कहीं ना कहीं डिफ्लेट करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ये इंडेक्स नंबर की। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर रिकॉर्ड क्या कर रहा है कि आपका इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, कितना डिग्री बढ़ा है, कितना चेंज आया इन्फ्लेशन में। जब आपके पास ये डेटा होगा कि कितना प्राइस बढ़े हैं, तभी तो आप ये कर पाओगे ना कि प्राइस को कितना कम करना है, ये इसकी स्ट्रैटेजी तभी तो बना पाओगी। तो इसमें भी हेल्पफुल है। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर घर पे पढ़ लेना, ठीक है, इसी जैसे होंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको सॉल्व करने में आखिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला प्रॉब्लम है डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर निकालने का पर्पस क्या है, यही डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्यों हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, आखिर क्यों हम ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? तो ये पर्पस बताना भी बहुत टफ होता है। ओके। और बात की जाए तो एक सेकंड बस मैम। सेकंड पेज चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ बेस। मैंने आपको बताया ना, बेस इंडेक्स नंबर इन शॉर्ट कैसे निकलता है कि करंट ईयर के प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू को लेके आपको डिवाइड करना होता है किससे, बेस ईयर के प्राइस, क्वांटिटी और बेस से, है ना। करंट ईयर के प्राइस, क्वांटिटी और बेस को लेके आपको डिवाइड करना होता है
बेस ईयर के प्राइस, क्वांटिटी और बेस से। कि बेस ईयर का प्राइस, क्वांटिटी और बेस निकाल पाना बहुत टफ होता है कि आखिर बेस ईयर को लिया क्या जाए। सारी माता बच्ची तो यही है। अब आपके लिए तो ये बहुत आसान काम है बेस ईयर सिलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन बताएगा कि बेस ईयर किसको लो, ठीक है। लेकिन असलियत में जब स्टैटिस्टिक्स की जाती है तो आखिर बेस ईयर किसको लिया जाए, ये सबसे सबसे टफ काम होता है, ठीक है। कि किस ईयर को बेस ईयर लेके हम तुलना करें करंट ईयर से, किस ईयर को बेस ईयर मान के करंट ईयर से हमें तुलना करनी चाहिए, ये कौन सा ईयर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स में 2001 को माना जाता है बेस ईयर, ठीक है। ऐसे ही कोई कारण रहा होगा 2001 को माना जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर कैलकुलेशंस में ये चीज वेरी करती रहती है, अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग बेस ईयर को माना जाता है। इसलिए बेस ईयर स्टैटिस्टिक्स में वेरी करता रहता है, सिचुएशन पर सिचुएशन बेस ईयर चेंज हो सकता है, ठीक। लेकिन हम और आप स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए कोई टेंशन नहीं, हमें क्वेश्चन बताएगा बेस ईयर क्या लेना है। अच्छा, ये जो मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बताया ना, इसकी बराबर गणना होती है देश में। जैसे सेंसस वगैरह की गणना नहीं होती है, वैसे ही सीआईआई की भी गणना होती है। हर साल कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आया है उसका डेटा पब्लिश होता है, ठीक है। ओके। जैसे कि 2001 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100 और इस समय है कुछ 269 कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है ना, जो कि ऑब्वियस सी बात है, 2001 से तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। तीसरा देखो क्या है, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। किसके ऊपर, किन आइटम्स के ऊपर आपको इंडेक्स नंबर लगाना है, ठीक है। और आखिर उनकी प्राइस के ऊपर लगाना है कि क्वांटिटी के ऊपर लगाना है कि वैल्यू के ऊपर लगाना है, ये मेजर कर पाना बहुत टफ होता है, ठीक है। आपको ये चूज करना कि किन आइटम्स के ऊपर इंडेक्स नंबर निकालना है, ये टफ है। साथ ही साथ उनकी प्राइस के ऊपर निकालना है कि क्वांटिटी के ऊपर निकालना है कि वैल्यू के ऊपर निकालना है, ये भी बहुत टफ काम है, ठीक है। फिर डिटरमाइन करना, ये सारे देखो स्टैटिस्टिक्स की समस्याएं हैं, ठीक है। आइटम्स वगैरह सिलेक्ट करना और इसके बाद जो चौथा है डेटा सिलेक्ट करना, कि यानी किस डेटा का इंडेक्स नंबर करना है। तो चलो आपने आइटम्स तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे किन आइटम्स का इंडेक्स नंबर करना है, ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आखिर में उनकी प्राइस का करना है कि क्वांटिटी का करना है कि वैल्यू का करना है, ये चीज सिलेक्ट करना कर पाना बहुत टफ है कि उनका डेटा कहां से कलेक्ट किया जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या था कि ये सिलेक्ट करना कि किस चीज का इंडेक्स, मतलब आइटम सिलेक्ट करना कि किन चीजों का आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, किन चीजों का इंडेक्सेशन करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करना बहुत टफ होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 4 क्या है कि डेटा कहां से लाओगे, इंडेक्स नंबर का इंडेक्सेशन करने का डेटा कहां से लाओगी, और आखिर किस चीज का करना है, कि प्राइस का करना है कि क्वांटिटी का कि वैल्यू का। ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होते हैं इंडेक्सेशन करने के लिए। और पांचवा होता है चॉइस ऑफ एन एवरेज, आखिर आपको कैसा एवरेज निकालना है। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक तरीके का रेशियो, एक तरीके का एवरेज। तो जो रेशियो और एवरेज है, ये आखिर कैसा रेशियो और एवरेज आप मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। ये आप आखिर कैसा रेशियो मेंटेन करना चाहते हो, ये निकालना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि करंट ईयर अपॉन बेस ईयर हम करके चल रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इंडेक्स नंबर में कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं मैम कि जिन पे आपको क्या करना पड़ता है, बेस ईयर अपॉन करंट ईयर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी आपको इंडेक्सेशन करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि करंट ईयर अपॉन बेस ईयर करना है कि बेस ईयर अपॉन करंट ईयर करना है। आखिर इस रेशियो को किस तरीके से निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है, ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात होती है। क्लियर है। छठा है सिस्टम ऑफ वेटिंग, यानी जब आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे ना मैम, तो इसमें देखो सामने ही जैसे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, तो दो मेथड्स लिखे, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स, और दूसरा है वेटेड इंडेक्स। यानी एक सिंपल मेथड होता है, एक वेटेड मेथड होता है। अब वेटेड मेथड में क्या होता है ना, हम कुछ वेट्स देते हैं, ठीक है।
कमोडिटी जो भी वहां आइटम्स मौजूद रहेंगे, जो भी वहां वैल्यूज मौजूद रहेंगे, उनको हम वेट्स देंगे। कैसे वेट्स देते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके हम कुछ वेट्स देते हैं हर चीज को। ठीक है, तो वेटेड इंडेक्स नंबर में हमें वेट्स देने पड़ते हैं हर एक कमोडिटी के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वेट्स डिटरमाइन करना कि किस सिस्टम पे देने हैं, किस तरीके से ये वेट्स देने हैं, ये भी बहुत टफ होता है। ठीक, किस तरीके से आखिर ये दिए जाएं। चलो लास्ट क्या है? चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट मेथड। मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। सर बहुत सारे, कहा दो ही तो है, सिंपल और वाला और वेटेड वाला। हाँ मैम, लेकिन इसके अंदर भी काफी होते हैं। ठीक है, हाँ जैसा कि मैंने बताया था कि आपका कोर्स कम हो सकता है इंडेक्स नंबर का, कोई बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो बहुत ही कम कोर्स है। ठीक है, तो मान के चलो कल नहीं तो परसों आपका ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था 10-12 फॉर्मूले होते हैं ना, आपके कोर्स में बस तीन ही स्टैटिस्टिशियंस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, लैस्पियर, पास्चे और फिशर, केवल इन्हीं तीनों के फॉर्मूले हैं। ठीक है, लैस्पियर, पास्चे और फिशर, केवल इन्हीं तीनों के फॉर्मूले हैं। ठीक है, वैसे 10-12 होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल 3 ही है, तो आपको इतने ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल इन तीनों के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और ऊपर ये जो सिंपल इंपल लिखे हुए हैं, इन पे एक आधे 2-3 मान के चलो छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो इंडेक्स नंबर में आपको ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, 5 से 6 फॉर्मूले याद करने हैं बस। ठीक है, और सिर्फ फॉर्मूले का ही खेल होता है इसमें मैम। इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह इसमें नहीं आती है। ठीक है, इसमें ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर आती भी है तो बहुत ही इजी सी वर्ड प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादातर डेटा बस टैबुलर फॉर्म में दिया रहता है, आपको सीधे उठा के फॉर्मूले में पुट करना होता है। अब आखिरी क्या है? यही अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना ना। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्चुअल में जो होता है इंडेक्स नंबर में 3 नहीं बल्कि 10 से 12 फॉर्मूले, 10 से 12 मेथड्स होते हैं। तो उन 10 से 12 में से कौन सा मेथड सबसे उपयुक्त है यहाँ पे लगाने के लिए, वो हमारे कैलकुलेशन में लगाने के लिए ये चूज कर पाना बहुत टफ होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर में। क्लियर है मैम? जी सर। बस ठीक है फिर मैम, तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया इस चैप्टर का। ठीक, ओके। हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो हो गया। अब कल से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करना शुरू करेंगे, और कल परसों में ये चैप्टर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लेंगे, फिर आपका 11 चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ चलो फिर ठीक है। और अभी इकोनॉमिक्स वो अकाउंट्स वगैरह चलेंगे नहीं, अकाउंट्स वगैरह फिर देखो अगले हफ्ते अगर टाइम मिला। ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट है ना आपका ये? ट्यूसडे को है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम लोग बैठ के अकाउंट्स पढ़ लेंगे, और ट्रायल बैलेंस को कोशिश करेंगे खत्म करने का ट्यूसडे और वेडनेसडे में। ठीक है, अब मीन मीडियन मोड जो आपका था ना, मीन आपको समझ में आ गया था ना? तो मीन समझ में आ गया था, उसके आगे जो मीडियन मीडियन वाला पार्ट है वो हम लोग अब फिर दिवाली के बाद कवर करेंगे। ठीक है, अब इधर नहीं हो पाए।